इससे पहले कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता, हमने 5 करोड़ का मार्क एक दूसरी जगह क्रॉस कर दिया है। यह है कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस का नंबर। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि 1 लाख से भी ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत से केसेस में तो केस करने वाले विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों की डेथ हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में केस चलता जा रहा है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग इस बैकलॉग को क्लियर करने में 324 साल से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ये टोटल 5 करोड़ केसेस में 4 करोड़ 44 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल कोर्ट्स में है और 60 लाख केसेस हाई कोर्ट में और 69,000 सुप्रीम कोर्ट में है। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, इतने सारे और इतने पुराने केसेस देश के अंदर पेंडिंग क्यों हैं और क्या इनकी बैकलॉग क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ कर भी सकते हैं या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? 130 करोड़ की आबादी में न्यायिक व्यवस्था हाफती दिख रही है। Cases, millions that are stuck in lower court, trial court, even high court. The pendency is almost unacceptable, Mr. Lee. तय करो, तुम बहस करोगे कि वकील साहब करेंगे? This is a worry. वकील साहब कहाँ है आपके? वकील साहब नहीं है सर। कहाँ है? पता नहीं है सर। भारत में केसेस मेनली 2 टाइप के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ज्यादा पॉपुलर हिंदी वर्ड आपने सुना होगा दीवानी और फौजदारी। सिविल केसेस में मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, चाइल्ड अडॉप्शन, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट, ये टाइप के केसेस आते हैं और जहां पर कोई क्राइम हो जाए वहीं पे केस क्रिमिनल बन जाता है। देश में टोटल पेंडिंग केसेस अगर आप देखो तो 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस ही पेंडिंग है और सिर्फ 1.2 करोड़ सिविल केसेस। ये वो टॉप 5 स्टेट्स आप देख रहे हो जहां पर देश की 48% आबादी रहती है और टोटल पेंडिंग केसेस में भी 54% इन्हीं 5 स्टेट में पेंडिंग है। इसकी डिटेल देखने के लिए ये 2 डैशबोर्ड आप देख सकते हो जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस का अलग अलग एकदम डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमें मिलता है। सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन आपको इस वाले ग्राफ में दिखेगी। रेड लाइन का मतलब है जो केसेस 1 साल में सॉल्व हो रहे हैं और ग्रीन लाइन का मतलब है उस साल कितने नए केसेस आ रहे हैं। इस चार्ट से एकदम क्लियर दिख रहा है कि हर साल ये कोर्ट जितने केसेस सॉल्व कर रहे हैं उससे ज्यादा नए केसेस यहां पर आ जाते हैं। तो करंट स्पीड से चलते रहे तो पेंडिंग केसेस खत्म होने की जगह बढ़ते ही चले जाएंगे। अब इससे ये आइडिया आपको लग गया होगा कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है और कहां पर है। तो अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। देखो, एक कोर्ट केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, जज, लॉयर और पुलिस। और इन तीनों ही स्टेजेस में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पेंडिंग कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम अपने पास जजेस की कमी है। भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 14 जज हैं। अमेरिका में ये नंबर 150 का आता है और यूरोप में 210। 2004 में बनी एक कमेटी ने रेकमेंड किया था कि अपने यहाँ एटलीस्ट हर 10 लाख लोगों पर 50 जज तो होने ही चाहिए। अब हमारे पास इतने कम जजेस होने का मेन रीजन ये है कि हम जजेस की पोस्ट पर हायरिंग नहीं कर पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने जज होने चाहिए उसमें 25% पोस्ट अभी खाली पड़ी हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला के देखें तो ये नंबर 34% का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आपको पेंडिंग दिखेंगे वहां पर जजेस की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम स्टेट के हाई कोर्ट कंडक्ट करवाते हैं और सिविल जजेस के लिए 10 स्टेट में ये काम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है। अब इस एग्जाम के प्रोसेस के हर स्टेज में इशू आता है। कभी एग्जाम डिले होता है, कभी रिजल्ट आ गया तो ऑफर लेटर मिलने से लेकर कैंडिडेट के पुलिस वेरिफिकेशन में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इनका एग्जाम हर साल नहीं होता, ये एडहॉक बेसिस पर जब रिक्वायरमेंट हो तब करवा लिया जाता है। तो काफी सारे स्टेट में स्टूडेंट्स को यह तक नहीं पता होता कि अगर एग्जाम डिले हो रहा है तो वो कंप्लेंट कहां पर करें, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक बॉडी नहीं है जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हो। और जब ये एग्जाम होते भी हैं तो कैंडिडेट इन्हें क्लियर नहीं कर पाते। जैसे JNK और तमिलनाडु में 2019 में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम हुए तो एक भी स्टूडेंट इन्हें क्लियर नहीं कर पाया। JNK के अंदर तो ऐसा चौथी बार हुआ था। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जॉब में प्रमोशन का स्कोप ज्यादा है नहीं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बन गए तो ये काफी मुश्किल है कि आप प्रमोट होकर कभी हाई कोर्ट तक पहुंच पाओगे। इसीलिए जो टैलेंटेड कैंडिडेट होते हैं वो सीधे हाई कोर्ट का एग्जाम देना प्रेफर करते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम होते हैं तो उसमें अच्छे कैंडिडेट नहीं बैठते और इसीलिए कई बारी कोई भी कैंडिडेट एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाता। अब आते हैं दूसरे रीजन पे जो है लॉयर्स की कमी। पेंडिंग कोर्ट केसेस के डेटा में सबसे बड़ा लिस्टेड रीजन है अनअवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट में 60 लाख से ज्यादा केसेस सिर्फ इसी वजह से ही पेंडिंग है। आप किसी भी कोर्ट के बाहर देखो तो वहां पर काला कोट टांगे वकीलों की लाइन आपको दिख जाएगी। फिर आप सोचोगे वकीलों की कमी कैसे हो रही है। बार काउंसिल वाले खुद बताते हैं कि जितने भी कोर्ट में आपको वकील दिखते हैं इसमें 30 से 40% फर्जी वकील हैं। ये किसी वकील के चेंबर में बैठे रहते हैं बट ये असली में वकालत नहीं करते हैं। तो जो भारत में असली रजिस्टर्ड वकील हैं वो सिर्फ 14 लाख हैं और अगर पेंडिंग केसेस को जल्दी क्लियर करना है तो एटलीस्ट 30 लाख वकीलों की और रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग लॉयर्स हैं वो काफी ओवरबर्डन्ड रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट में केस लिस्टिंग काफी अरेंज्ड वे में नहीं चलता है। एक टाइम पे 2-2 हियरिंग एक साथ हो जाती है और लॉयर को उनमें से एक मिस करनी पड़ती
जाती है। इसके अलावा केसेस इतने लंबे टाइम तक चलते हैं कि ऑन एन एवरेज 4 साल से पहले तो कोई केस खत्म ही नहीं होता। तो लोगों के पास लॉयर को अफोर्ड करने के लिए पैसा खत्म हो जाता है और अपने देश में फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट काफी लिमिटेड और इनसफिशिएंट है। अगला रीजन आता है पुलिस का। देश में सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं क्रिमिनल, और इन केसेस को सॉल्व करने के लिए कोर्ट अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब तक पुलिस अपना काम करके ना दे वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 35% से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस का रीजन है कि पुलिस अक्यूज्ड को पकड़ के कोर्ट तक नहीं ला पा रही है। अगर आपके साथ कभी कोई क्राइम हो जाए तो जब तक आप 2-4 जगह से कनेक्शन निकलवा के कॉल ना करो, थानेदार FIR नहीं लिखता है। और कोई भी केस चालू होने के लिए सबूत जमा करके चार्जशीट फाइल करने के मामले में पुलिस काफी ढीला काम करती है। अब भारत की पुलिस पूरी दुनिया की करप्शन रैंकिंग में 80 नंबर पर आती है आउट ऑफ 189। इसका मतलब है पैसों के आगे अपनी पुलिस का ईमान बड़े आसानी से डूल जाता है। अब दूसरा फैक्टर है पावर का। अपने लोकसभा में बैठे MPs में 50% पॉलिटिशियन क्रिमिनल केसेस में। लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स के मामले में तो हालत और ज्यादा खराब है। तो जब क्रिमिनल के पास हो पैसा, पावर या फिर ये दोनों ही आ जाए तो पुलिस की जांच पड़ताल अपने आप स्लो हो जाती है और इसी वजह से ज्यादा पेंडिंग केसेस की लिस्ट लंबी होने लगती है। 2016 में जितने केसेस फाइल हुए उसमें 1/3 ऐसे केसेस थे जिसमें 1 साल के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब इस स्लो वर्किंग का एक मेजर रीजन ये भी है कि यहाँ जजेस की तरह वैकेंसी का भी चक्कर आ जाता है। अपने देश में पुलिस की 28 लाख पोजीशन है जिसमें अराउंड 9 लाख यानी ऑलमोस्ट 30% पोस्ट वैकेंट है। ये डेटा 2017 का है क्योंकि इसके बाद से कोई डेटा ही पब्लिश नहीं हुआ है। और इस डेटा का मतलब है कि हर 10 लाख लोगों पर भारत में सिर्फ 144 पुलिस वाले। ये डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग काफी कम है। इवन UN की रिकमेंडेड स्ट्रेंथ से भी कम है। इस अंडर स्टाफिंग और पेंडिंग वैकेंसी की वजह से अपनी पुलिस ओवरवर्क्ड भी रहती है। ऑन एन एवरेज 14-14 घंटे ये लोग काम करते हैं। इसका सीधा रिजल्ट पेंडिंग कोर्ट केसेस में दिखाई देता है। इस मैप को देखो, जिन स्टेट में पुलिस अंडर स्टाफ्ड है ये वही स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग कोर्ट केसेस है। तो पुलिस में जो लोग करप्ट नहीं भी हैं वो अंडर स्टाफ्ड होने की वजह से अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अगला रीजन है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनली हम जुडिशरी पर GDP का सिर्फ 0.08% खर्च करते हैं। हम लोग टीवी पे बस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख के कोर्ट को अक्सर बड़ा स्वैंकी बिल्डिंग की तरह देखने लगते हैं, लेकिन एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट या लोअर कोर्ट की सिचुएशन देख लेना। टूटी बेंच, चर चर करके चलते पंखे, दीवारों पे पान की पीक और फाइलों पर जमी धूल, ये सारी चीजें आपको देखना बड़ा कॉमन है, आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो। इनफैक्ट 70% कोर्ट्स के अंदर अपना सेपरेट रिकॉर्ड रूम तक नहीं है और इसीलिए 8% जो पेंडिंग केसेस हैं उसके पीछे रीजन लिखा रहता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कंसर्न पार्टी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई इंप्रूव भी नहीं करना चाहता है। भारत के स्टेट्स अपने एनुअल बजट में जुडिशरी को टोटल 1% पैसा तक नहीं देते हैं। जब 2019-20 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 981 करोड़ रुपए दिए गए तो इसमें 91% फंड्स स्टेट ने यूटिलाइज ही नहीं करे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब से ये स्कीम चल रही है 1993 से, तब से ऑलमोस्ट हर साल सेम पैटर्न दिखता चला जाता है। अगला बड़ा रीजन है लिटिगेंट गवर्नमेंट। आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। फॉर्मर चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग देश के अंदर पेंडिंग कोर्ट केसेस में 50% केसेस गवर्नमेंट की वजह से पेंडिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट अथॉरिटी है। इसमें पंचायत से लेकर PMO तक बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। अब अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में देखें तो 2.8 लाख पेंडिंग केसेस कोर्ट में इनकी तरफ से ही है। बाकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग केसेस का नंबर और भी ज्यादा है। फॉर्मर CJI के अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा रीजन है कि देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में ही कोऑर्डिनेट करके फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट के लिए हाईवे बना रहा है जिसकी कॉस्ट ओरिजिनल बजट से थोड़ा एक्सीड कर गई। अब वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर पास कराने जाएगा तो ऑडिटर उसे पास नहीं होने देगा। तो इसका सीधा तरीका है कि वो जाके कोर्ट में केस कर दे, क्योंकि अगर कोर्ट से रिजल्ट आ गया तो उसको ये पैसा आसानी से पास हो जाता है। और ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से अवॉइडेबल कोर्ट केसेस होते हैं। किसी की जॉब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, उसने केस कर दिया। कभी नया लॉ आया, वो क्लियर नहीं है तो लोग कोर्ट पहुंच गए। और कोर्ट से कोई आदेश लेके आया, लागू नहीं हुआ तो फिर कंटेम्प्ट का केस चलने लगता है। और इस तरह के लिटिगेशन में सरकार का पैसा भी लगता है। लास्ट 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ कोर्ट केसेस करने के लिए 500 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। इसके अलावा फॉर्मर CJI का यह भी मानना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का जो मिसयूज है ये भी एक बड़े लेवल पर पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट राइवलरी को सेटल करने के लिए टूल बनता चला जा रहा है। लोग अपने शौक के लिए या फेमस होने के लिए किसी भी बात को लेकर PIL डाल देते हैं। एक PIL को सुनते हुए तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह तक कह दिया था कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही है। अब हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसकी जड़ समझ ली, तो अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। अब मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूं तो अपनी मन से कोई सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, इसलिए पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई थी और अभी तक क्या क्या सोल्यूशन प्रपोज किए गए। ये पेंडिंग केसेस की प्रॉब्लम सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पर यानी 1924 में जस्टिस रैंकिन कमेटी बना के हाईलाइट की गई और इन्होंने ये इशू देखना शुरू करा। लॉ कमीशन ने भी इस इशू को अपनी रिपोर्ट में 1955 में ही मेंशन कर दिया था। और इसके बाद से 8 से 10 अलग अलग कमेटी और बन चुकी हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर
थी सतीश चंद्र कमेटी और मल्लीमत कमेटी। ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, मैंने अपने मन से नहीं बताई है, अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट में से ही निकल के आई हैं और इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए जा चुके हैं, जैसे प्ली बार्गेन, जिसके थ्रू अक्यूज को कुछ कंसेशन के बदले गिल्टी प्लीड करने का ऑप्शन मिलता है ताकि कोर्ट का टाइम बच सके। इसके अलावा आया ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर, जिसके अंदर लोक अदालत और ग्राम न्यायालय सेटअप किए गए, जिससे कोर्ट में जाने से पहले ही मामलों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के थ्रू 2010 में गवर्नमेंट ने पहली बार एक ऐसा स्टेप लिया कि वो अपने लिटिगेशन को कम कर सके, लेकिन इन इंक्रीमेंटल स्टेप्स के बाद भी बात बनी नहीं है और आज हम 5 करोड़ पेंडिंग कोर्ट केसेस पर बैठते हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए रेडिकल चेंजेस चाहिए। हमें जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को सॉल्व करना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है और इसमें पॉलिटिकल और बाकी रीजंस की वजह से यूजुअली डिलेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लोकल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो एग्जाम करवाना है, रिजल्ट देना है, अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, इसके लिए बेटर करियर पाथ डिजाइन करना है, इन सब के लिए एक अलग से सिस्टम बना के काम करने की जरूरत है, क्योंकि करंट सिस्टम में हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज दिखाई दे रही हैं। दूसरा सोल्यूशन जो काफी सारी कमेटीज के रिकमेंडेशन में निकल के आया कि जजेस की रिटायरमेंट एज को हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के जज 62 पे रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 पे, जबकि यूके और कनाडा में ये एज 75 है और यूएस में तो जजेस को लाइफ टाइम ऑफिस होल्ड करने का मौका मिलता है। तो जो हमारे ऑलरेडी रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी हम रीअपॉइंट कर सकते हैं। वैसे भी हमारे जजेस रिटायर होने के बाद भी घर नहीं बैठते, अलग अलग कमेटी के मेंबर बनते रहते हैं, तो जब तक वैकेंसीज फिल नहीं होती ये सीनियर जजेस केसेस सॉल्व करके हेल्प कर सकते हैं। तीसरी बात है मेजर पुलिस रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट, जिसमें करप्शन कम करके वैकेंसीज फिल की जाए ताकि जो डिलेड इन्वेस्टिगेशन की वजह से कोर्ट में केसेस पेंडिंग हो रहे हैं वो ना हो। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जुडिशरी के लिए बजट इंक्रीज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉलिड करने की जरूरत है ताकि जो बेसिक ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं इनको सॉल्व करके केसेस का टाइम कम किया जा सकता है। बाकी इस बजट को बढ़ाने से गवर्नमेंट लोगों को अफोर्डेबल लीगल सर्विस भी ऑफर कर सकती है, जिसमें एटलीस्ट लैक ऑफ काउंसिल की वजह से कोर्ट में केसेस पेंडिंग ना रहे। इसके अलावा एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि कोर्ट में लॉन्ग वेकेशंस जो है उनको थोड़ा कम किया जाए। जैसे फॉर्मर सीजीआई जस्टिस लोढ़ा ने रेकमेंड किया था कि पूरा कोर्ट एक साथ बंद हो, इससे अच्छा है कि इंडिविजुअल जजेस को थ्रू आउट द ईयर अलग अलग टाइम पे छुट्टी दी जाए ताकि कोर्ट भी पूरे साल खुला रहे और प्रोसीडिंग्स भी चलती रहे। और कोर्ट की वेकेशन कम करने का सजेशन लॉ कमीशन ने भी 2009 में दिया था और इसी के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन को 10 वीक से कम करके 7 वीक तक कर दिया गया। तो ये था हमारा पूरा वीडियो ये पेंडिंग कोर्ट केसेस की समस्या को लेकर। ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे आशीष ने दिया था, हु रन्स इंडिया इन पिक्सेल्स। उसके वीडियोस और मैप्स भी बड़े यूनिक होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उनको चेकआउट करना। और वो जो मैप बनाता है उसको बनाने के लिए उसने एक टूल भी क्रिएट करा है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर लेना है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे जेन्युइनली उसका काम काफी पसंद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको भी पेंडिंग कोर्ट केसेस पर ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।